शीर्षक मिलन। सुधा का विवाह हो चुका था, इतना कह देना ही बहुत था। उसने अपने पति को कभी ठीक से देखा तक नहीं था। बस विवाह के दिन और फूल शैया की रात, आधे अंधेरे में 2-4 सांसों जितनी मुलाकात और उतनी ही छोटी सी बातचीत। सुधा न कोई कुलीन घर की राजकुमारी थी, न ही किसी गरीब झोपड़ी की बेटी। फिर भी 17 बरस की उम्र तक पति दर्शन से वंचित रह जाना, उसके जीवन की ये विचित्र विडंबना कैसे घटी, इसका थोड़ा सा संकेत देना जरूरी है। विवाह के कुछ ही दिनों बाद सुधा के पितामह और उसके ससुर के पिता के बीच किसी छोटी सी बात पर मनमुटाव हुआ। पर छोटी बात देखते देखते पेड़ बन गई, डालियों में फैली, पत्तों में उलझी और आखिरकार एक जिद का जंगल खड़ा हो गया। उधर से संदेश आया, आज ही मेरी बहू भेज दो, ऐसे घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, बहू भी नहीं रखूंगा। इधर से सुधा के पितामह ने भी उतनी ही कड़ी बात लौटा दी। फिर जवाब आया, अगर 1 हफ्ते के भीतर वो बूढ़ा खुद आकर पैर पकड़कर लड़की पहुंचा दे और माफी मांग ले तो ठीक, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगा। मैं हरनाथ घोष हूं, मेरी खानदान की इज्जत पर दाग लगाया गया है। पर उधर वृद्ध उमापद मित्र भी कम जिद्दी न थे। उन्होंने सबकी गिड़गिड़ाहट अनसुनी कर दी और कहलवा भेजा, अगर कभी खुद चलकर बहू लेने आएंगे तो मेरी पोती उस घर में जाएगी, वरना मेरी तरफ से कोई लड़की नहीं भेजी जाएगी। घोष वंश हो तो हो, मित्तर वंश भी कुछ कम नहीं। गुनियापाड़ा में छी मच गई। बेटों ने डरते डरते कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, लड़की तो जिंदगी भर की हो जाएगी। बूढ़े ने बस भौएं से कोड़ ली, कोई जवाब नहीं। और फिर एक दिन लाल कागज पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक न्योता पूरे इलाके में फैल गया। आगामी 27 आषाढ़ रविवार मेरे पुत्र श्रीमान सुधीर चंद्र का शुभ विवाह दशघरा निवासी श्री रामहरि बोस महाशय की प्रथम कन्या श्रीमती कुसुम कुमारी के साथ संपन्न होगा। बस यही वो पल था जिस दिन हवा ने सुधा के कान में आकर धीरे से कहा, अब तुम विधवा नहीं पर पत्नी भी नहीं। उस रात सुधा देर तक जागती रही। दिए की लौ कांप रही थी और उसके भीतर कोई अनजानी अनकही आंधी। ये खबर सुनते ही सुधा की मां बिस्तर पकड़ बैठी। बाप आखिरी बार फिर ससुर के पास गिड़गिड़ाने गया और दुगनी मायूसी लेकर टूटे मन से लौट आया। सुधा बहुत कुछ समझ नहीं पाई, पर इतना समझ गई कि कुछ बहुत भयानक घट रहा है। उसका चेहरा जैसे धुल गया, रंग उड़ गया, आवाज चुप हो गई। और उधर जिद पर अड़े बूढ़े उमापद मित्र ने उसी घड़ी वकील बुलवाया। वसीयत लिखी गई। कागज पर और भी बहुत बातें थीं, पर एक बात मोटे अक्षरों में चमक रही थी, मेरी बड़ी पोती श्रीमती सुधामयी 25,000 रुपये नकद पाएगी। अगर उसका पति उसे छोड़कर दूसरी शादी करता है तो इस रकम पर उसका कोई हक नहीं होगा, और अगर दूसरी पत्नी के रहते कभी सुधा को अपनाना चाहे और सुधा सौतन बनकर रहने को राजी हो जाए तो उस हालत में भी ये धन उससे छिन जाएगा। मतलब साफ था, हरनाथ घोष शायद इस मोटी रकम को छोड़ने वाले नहीं थे और उनकी ये लालच उमापद मित्र से छिपी ना थी। बात चारों ओर फैला दी गई। जो हुआ वो और भी अजीब था। नए विवाह की तारीख से बस कुछ ही दिन पहले एक सुबह सुधीर चंद्र गायब, ना चिट्ठी ना पता। पहले तो हरनाथ घोष आग हो गए, सोचा जरूर इसमें उमापद का हाथ है, पर जल्द ही सच्चाई खुली। सुधीर चंद्र उस वक्त पी&N कंपनी के अपोलो जहाज पर अरब सागर पार कर रहा था। उसने अपनी 40 रुपए की स्कॉलरशिप, ससुर का दिया हुआ कीमती घड़ी चेन, हीरे की अंगूठी, आशीर्वाद के सिक्के, मंत्र दक्षिणा, सास ससुर के दिए गिनी के सिक्के, जो कुछ था सब बेच डाला और उसी पैसे को लेकर घर से भाग निकला। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, दादू आपकी बात ना मान सका, पर मुझे भरोसा है आपका प्यार मेरी इस गलती को माफ कर देगा। इस जमाने में 2-2 बीवियां पालने का हौसला मुझ में नहीं। इसके बाद 5 लंबे साल बीत गए। आज सुधीर चंद्र सिविल सर्विस पास कर चुका है। यूरोप से लौटे हुए भी 1 साल हो गया। परदेश आया है तो बंबई में ही रुका है। गांव अब तक नहीं गया, डरता है अचानक गया तो कोई तूफान न उठ खड़ा हो। माँ बाप मिल चुके हैं, ससुर भी पूजा की छुट्टी में देश घूमने के बहाने दामाद की खबर लेने आ चुके हैं। पर सुधा, उसके भाग्य में अब तक पति दर्शन नहीं लिखा। और उधर 2 बूढ़े हरनाथ घोष और उमापद मित्र आज भी एक दूसरे की हार का इंतजार कर रहे हैं। दोनों सोचते हैं एक बार मुंह खोल दिया जाए तो बात बन जाए, पर दोनों जिद पर पत्थर हैं। पहले कौन झुके, पहले कौन टूटे, यही वो गांठ है जो सुधा की तकदीर को अब तक बांधे हुए है। आखिर बहुत सोच विचार के बाद सुधीर के पिता ने तय किया, पहले लड़के को देश लाया जाए, प्रायश्चित होगा, रीति रिवाज पूरे किए जाएंगे, जाते उठने की सारी तैयारियां होंगी। पिता और पितामह का जलपिंड ना हो तो वंश की धारा टूट जाती है। सुधीर ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की। वो आया,
सब रस्में निभाई। एक दिन रुका, बस एक ही दिन। फिर बोला छुट्टी नहीं है, और माँ को साथ लेकर फिर नौकरी की जगह लौट गया। वो भी तो उसी जिद्दी दादा का पोता था। जब तक दादा ना बुलाएं या नाना ससुर स्वयं ना कहें, वो क्यों जाकर ससुराल दस्तक दे। इस सब में बेचारी सुधा की ही कोई जिद ना थी, कोई अहंकार ना था, बस लाज थी। और उसी लाज के बीच पिसकर वो ये सब दुख झेल रही थी। उसके माँ बाप का दुख तो उससे भी बड़ा था। हालांकि वे बेचैनी में दिन काट रहे थे, पर दामाद के रंग ढंग देखकर भविष्य के लिए मन में कुछ आशा भी जागती थी। विदेश की हवा इस बंगाली युवक को पीतल से सुना न बना सकी, ये बात वे खुद जाकर देखाए थे। और यूं ही दिन चलते चलते अचानक एक दिन सुधा की नीरस जीवन नदी में हल्की सी बाढ़ आ गई। एक सुबह उसने एक सादा सफेद चौकोर लिफाफा फाड़ा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो गईं, देह में पसीना आ गया। चिट्ठी में लिखा था, सुधा, तुम मुझे जानती नहीं, फिर भी इस उम्मीद से लिख रहा हूं कि शायद तुमने मुझे बिल्कुल भुलाया नहीं। अगर पूछो कि इतने दिनों बाद आज क्यों लिखा, तो शायद मैं खुद भी इसका जवाब ना दे पाऊं। बस आज ये चिट्ठी लिखने की बड़ी इच्छा हुई, इसलिए लिख डाली। इससे क्या घरवाले और ज्यादा नाराज होंगे? सुधा के विवाह के 5 साल 3 महीने 7 दिन बाद ये था उसका पहला प्रेम पत्र। अब सुधा बच्ची नहीं रही थी। अपने अकेलेपन को समझने का समय उसे मिल चुका था। उसने साहस किया, लाज और मान को जबरन एक ओर रखा, बिना किसी मध्यस्थ के खुद ही लिख भेजा। इतने दिनों बाद तब याद आई है अभागिनी सुधा। अगर याद आई ही है तो कृपा करके अब से याद रखना, और यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी सदा दुखिनी पत्नी हूं। चिट्ठी भेजकर सुधा को लगा ये पत्र कुछ ज्यादा ही उपन्यास जैसा हो गया, पर अब क्या करती। चिट्ठी तो डाक पेटी की ओर जा चुकी थी। जो होगा सो होगा, ये सोचकर लाज मिटाने चली थी, पर और भी लजा गई और देर तक चुपचाप बैठी रही। इसके बाद दोनों के बीच 2-3 पत्रों का आदान प्रदान हुआ। आखिरी पत्र में सुधा को पता चला कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अर्जी दी है, शायद दार्जिलिंग नहीं तो शिमला की पहाड़ियों में कहीं बदलने जाएंगे। साथ में रहेंगे उनके पिता। एक गहरी सांस लेकर सुधा ने मन ही मन कहा, फिर भी ये नहीं कह पाए तुम्हारे पास आऊंगा या तुम्हें लेने आऊंगा। पुरुष कितना निष्ठुर हो सकता है। पूजा की छुट्टियों में पिता के साथ जबलपुर बुआ के घर आकर सुधा को थोड़ी सी खुशी मिली। बुआ की बेटियां उसकी हमउम्र थीं। कुछ दिन बीते। एक दिन सुधा स्नेह और नीरद मार्बल रॉक्स देखने को लेकर बहुत व्याकुल हो उठी। बुआ ने कहा, आज मत जाओ बच्चियों, आज वे घर पर नहीं हैं, किसी और दिन चली जाना। पर लड़कियों ने एक न सुनी। सुधा बोई, पिसे मुशाई नहीं है तो क्या हुआ, विनोदा हमें ले चलेंगे। बुआ तुम्हारे दोनों पैरों पड़ती हूं, आज जाने दो। कौन जाने फिर कब पिताजी लौटने को कह दें, आज ही देखाएं। आखिर अनिच्छा होते हुए भी बुआ मान गई। लड़कियां खुशी से झटपट तैयार हुईं और बाहर निकल पड़ी। विनोद कुमार ने किराया बढ़ाने के बहाने जरा गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इतनी सारी बारात मैं ढोंगा तो बदले में बताओ मुझे दोगी क्या? स्नेह झुंझला गई, देंगे क्या? बड़े भाई से भी कोई कुछ वसूलता है? नहीं देता कोई, बड़े भाई तो शायद बाढ़ के पानी में बहकर आ जाते हैं। पर सुधा, तू तो बहुत बड़ी देवी है रे, तू बता तू क्या देगी? तू तो मजिस्ट्रेट महिषी है, कोई मामूली नहीं। सुधा के कानों की जड़ से आंखों के कोनों तक शर्म की लालिमा फैल गई। किस अधिकार से उसे बड़ी कहा जा रहा है, यह समझकर ही उसे लाज आ रही थी। हाय, विनोद ने इसके भीतर की अथाह दरिद्रता नहीं देखी। वह तो भिकारिन से भी अधम है, पर वह देखता है। विनोद भी तो उसकी सच्ची हालत से बिल्कुल अनजान नहीं है। उसके चेहरे पर इस परिहास से उपजा करुण विषाद देखकर विनोद ने मजाक रोक दिया और बोला, अच्छा, जाने तो झटपट तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। सुधा ने विनती की, पिसीमा तुम भी चलो ना। पिसीमा राजी ना हुई, बोली, नहीं रे बच्चा, ना दादा घर पर है ना कोई और, कब लौटेंगे कुछ ठिकाना नहीं। सब लोग घर छोड़कर चले जाएं ये भी तो ठीक नहीं। फिर न झरना कोई देवता है न पहाड़ कोई ठाकुर। अब इन सबको देखने का वैसा शौक भी नहीं रहा। तुम जाओ, पर बहुत संभल कर जाना। पिसीमा को हर बात में डर लगता है। स्नेह हंसकर बोली, यहां से वहां इसमें क्या ही खतरा, और भला होगा ही क्या। जब वे पहुंचे तब तक दोपहर ढल चुकी थी। घूमते देखते सांझ गहराने लगी। जब श्वेत संगमरमर पर प्रचंड वेग से सूर्यास्त की आखिरी किरणों में रंगा स्वर्णिम जल प्रवाह आकर टूट पड़ा और हीरे की धूल की तरह चारों ओर बिखरने लगा, तब उस दृश्य से किसी की आंख हटती ना थी। जल का रंग धीरे धीरे बदल रहा था, पर किसी का ध्यान ही ना था। पर यह दुनिया केवल भावों का राज्य नहीं, ये यथार्थ है और अत्यंत गतिशील। अचानक उस भावमग्न दर्शक मंडली को चौंकाते हुए गर्जना के साथ बिजली भरे बादल दहाड़ उठे। सब ने एक साथ मुड़कर देखा
काले बादलों ने नीले आकाश का एक टुकड़ा भी खुला न छोड़ा था। चारों ओर के पेड़ पौधे ऐसे खड़े थे मानो किसी भयानक क्रांति की प्रतीक्षा कर रहे हों। ये देखकर स्नेह बोली, ऐसे समय ऐसी सुनसान जगह दौड़ना कितना अच्छा लगता है। आओ ना भाई, दौड़ लगाएं, देखें उस देवदार को पहले कौन छूता है। वे उस पास के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। विनोद की मनाही, उसकी पुकार, उनके बंधन मुक्त उत्साह में किसी के कान तक न पहुंची। कुछ क्षण बीते, कोई लौटा नहीं। घबराकर विनोद भी उन्हें लौटाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। आकाश बादलों से ठसाठस भर चुका था, अब और भरने की जगह न थी। आंधी आने वाली है, ये पक्षियों की व्याकुल उड़ानों से ही साफ समझ में आ रहा था। उनकी आपाधापी देखकर मानो सारे पेड़ पौधे एक साथ झूम उठे, जटाएं फेंकते हुए किसी उन्मत्त हंसी में। हूं करती हवा ने उस उन्माद में शामिल होकर अपना भैरवनाद फूंक दिया। आकाश में भारी गड़गड़ाहट हुई। विनोद चीख उठा, स्नेह, सुधा, नीरू, अरे जल्दी लौटाओ, शहर की ओर भागो, जल्दी जल्दी। कड़कड़ाहट में उसकी आवाज बिजली की लहरों में डूब गई। देखते देखते पटपट की आवाजों में लताएं टूटने लगीं, पेड़ उखड़ने लगे, शाखाएं चटक कर गिरने लगीं। स्वर्ग मर्त्य पाताल एक कर देने वाली एक भयानक आंधी आ पहुंची। घनघोर बादलों में चारों ओर एकाएक घुप अंधेरा छा गया। जब आंधी थमी तब गहरे अंधेरे में आकाश पातालेक हो गए थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रास्तों पर जलधाराएं बह रही थीं। विनोद फिसलते कदमों से दोनों बहनों के हाथ पकड़े अत्यंत चिकने रास्ते पर धीरे धीरे पड़ रहा था। सुधा इस विपत्ति के बीच कहाँ खो गई, कहीं उसका पता नहीं। किधर गई? इस अथक वर्षाधारा के बीच दो कांपती भयभीत बालिकाओं को संभालते हुए विनोद स्वयं को अत्यंत असहाय अनुभव करने लगा। कहाँ जाए, इन्हें लेकर क्या करे, और सुधा को ही कहाँ ढूंढें? उधर आंधी में भागते भागते कौन कहाँ जा पहुंचा, किसी को कुछ ज्ञात न रहा। जब पीठ पर वर्षा की मार और तीव्र हो उठी, तब सबसे बिछुड़कर चारों ओर जमे घोर अंधेरे के बीच सुधा का साहस टूट गया। भयानक भय से वे बिल्कुल शिथिल हो पड़ी। गला सूख कर लकड़ी सा हो गया था, कंठ से स्वर निकलना नहीं चाहता था। प्राणपण से प्रयत्न कर वह टूटी सी आवाज में पुकारने लगी, विनोदा, नीरू, ओ माजदी। फिर भरे बादल भैरव गर्जना में गरज उठे। वर्षा और तीव्र हो गई और किसी ओर से कोई उत्तर न आया। दिशाबोध खोकर सुधा भयाक्रांत होकर जिस ओर बन पड़ा, अचेत सी उसी ओर दौड़ पड़ी। कहाँ जा रही है, कहाँ जाना चाहिए, यह ज्ञान भी शायद तब उसमें ना रहा। केवल इतना सा स्मरण था कि इस ओर कहीं झरना और नदी है। दौड़ते दौड़ते अचानक किसी वस्तु से टकराकर वह ठोकर खा गई और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। मागो! वह करुण स्वर में चीख उठी। ऐसा लगा जैसे पैर की हड्डी ही मचकर टूट गई हो। कुछ क्षण बाद पीड़ा थोड़ी कम हुई तो हाथ बढ़ाकर उसने टटोला। जिससे वह टकराई थी वह शायद इस मूसलाधार से कुछ आश्रय दे सके। वह एक बंगले की सीढ़ी थी। मन में कुछ ढाढ़स बंधाकर वो सावधानी से 2-1 सीढ़ियां चढ़ी। अत्यंत कष्ट से घायल पैर को घसीटते हुए बरामदे तक पहुंची। टटोल टटोल कर द्वार खोज निकाला, पर इस आपदा में कौन द्वार खुला रखे। दरवाजा भीतर से किवाड़ चढ़ाकर बंद था। अब सुधा के सामने केवल एक ही प्रश्न था, प्राण का। ये किसका घर है, इसका क्या हाल है, सोचने की शक्ति उसमें शेष न थी। बस सिर रखने को थोड़ा सा आश्रय चाहिए था। ये यदि बाग का भी बसेरा होता तो भी वो अब उसमें प्रवेश को तैयार थी। प्राणपण से द्वार धकेलते हुए वो पुकारने लगी, ओगो, कोई है? दरवाजा खोल दो ना। पर उस प्रकृति विलाप के कोलाहल में सुधा की वह थकी हारी करुण पुकार कौन सुनता। वह अधिक देर खड़ी भी न रह सकी। विशेषकर पैर की पीड़ा और देह की थकान से वहीं द्वार के पास उसका सिर घूम गया और वह गिर पड़ी। जब सुधा ने आंखें खोली तो पहले उसे लगा स्वप्न है। फिर भली भांति आंखें मलकर उठ बैठी और समझ सकी कि जो देख रही है वह स्वप्न नहीं, सचमुच वह एक अपरिचित घर में एक अनजानी शैया पर लेटी है। तभी वो धीरे धीरे उस शैया से उतरकर 2-1 कदम ही आगे बढ़ी थी कि दोनों कमरों के बीच पड़े पर्दे में हलचल हुई और उसी द्वार से एक सर्वथा अपरिचित पुरुष इस कक्ष में प्रवेश कर अत्यंत आदर से बोल उठा, अच्छा, आप उठ गईं। सुधा अत्यंत संकुचित होकर सिर झुका गई। वो समझ गई यही उसके आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता को धन्यवाद देना चाहिए, ये बात उसके मन में एक बार भी न आई। उल्टे मन ही मन कुछ असंतोष के साथ उसने सोचा, ये तो बंगाली ही लगते हैं, इस घर में औरतें भी होंगी ही, किसी को भेज देते तो क्या बिगड़ जाता। ये कैसी भद्रता हुई भला। आगंतुक ने उसे चुप देखकर फिर कहा, आपके सारे कपड़े भीग चुके हैं, बगल के कमरे में दूसरे कपड़े रखे हैं, वहीं मिल जाएंगे। जल्दी बदल लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। इतने समय तक गीले कपड़ों में ही रहना पड़ा, माफ कीजिए, उपाय ही न था।
मेरे यहाँ पत्नी तो दूर कोई स्त्री दासी तक नहीं है, इसलिए अन्याय जानते हुए भी आपको इसी हालत में छोड़ना पड़ा। सुधा को बहुत ठंड लग रही थी। उसने कोई प्रतिवाद ना किया और तुरंत पास के स्नानघर में कपड़े बदलने चली गई। उस कमरे में जैसे उसी के लिए एक वीप जल रहा था। अलमारी पर केवल एक पतली सी किनारीदार धोती और एक रामपुरी चादर रखी मिली। गीले वस्त्र उतार बालों को तौलिए तक पहुंचकर वो लौट आई। देखा गृहस्वामी उसी कमरे में एक चौकी पर बैठे थे। कुछ संभलते ही सुधा के मन में इस नए आश्रय के भीतर छुपे नए भय का बोध होने लगा। अब पास से देखकर उसका डर और बढ़ गया। इस नारी शून्य घर में एक अपरिचित पुरुष के साथ वो रात कैसे बिताएगी? मन की घबराहट वो दबा न सकी। भयभीत स्वर में पूछ बैठी, विनोददा नहीं आए? गृहस्वामी उत्तर सुनते ही खड़े हो गए। बोले, वो कौन है? अभी तो कोई भी नहीं आया। आप बंगाली लगती हैं, आपकी ऐसी निराश्रय अवस्था कैसे हो गई? अब सुधा की आंखों में आंसू भर आए। बड़ी कठिनाई से उन्हें रोकते हुए रुंधे गले से बोली, हम लोग मार्बल रॉक्स देखने आए थे, शाम की गाड़ी से ही लौटने वाले थे, तभी अचानक ये आंधी बूंद आ गई। कौन कहाँ बिछुड़ गया, मैं भी यहाँ। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। 2-4 बूंदें गालों पर टपक गईं। फिर जैसे बांध टूट गया। शाम की उस विनाशिनी वर्षा की तरह उसके आंसू भी अब अविरल बहने लगे। उसके आश्रयदाता बड़ी कठिन स्थिति में पड़ गए। इस नवयौवना अतिथि को वो कैसे ढाढ़स दें? क्या कहें, क्या करें, कुछ भी समझ में ना आया। कुछ देर असहाय से खड़े रहकर उसका रोना देखते रहे। अंत में अत्यंत संकोच और विवशता से बोले, वो भी कहीं न कहीं कोई आश्रय ले ही चुके होंगे। सुबह होते ही मैं उनका पता लगवाऊंगा। अभी आप बहुत थक गई हैं, थोड़ा विश्राम करें, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूं। वो 2 कदम दरवाजे की ओर बढ़ ही पाए थे कि पीछे से एक अत्यंत भयभीत, लगभग बुझी सी आवाज सुनाई दी। सुधा 2-1 कदम आगे आकर अचानक कुछ साहस बटोरते हुए बोल उठी, नहीं, ऐसे यहां मैं नहीं रह सकती। इससे अच्छा तो मैं सड़क पर बैठी रहूं, वो भी इससे कहीं बेहतर होगा। उसका आश्रयदाता एक युवा पुरुष था। उसकी रगों में बहतर रक्त भी निश्चय ही बर्फ नहीं था। उसके इस भय, संदेह और घोर अकृतज्ञता को देखकर उसे अपने भीतर अपमान का बोध हुआ और उसके साथ साथ कुछ झुंझलाहट भी। कुछ रुष्ट स्वर में वो बोले, क्यों, यहां आपको क्या असुविधा है? साफ कहिए, नहीं तो ऐसी विचित्र बात क्यों कह रही हैं? आप तो भले घर की लड़की जान पड़ती हैं और मैं भी आपका ही एक स्वदेशी भद्र पुरुष हूं। क्या आपको लगता है कि हम में जरा भी मनुष्यता नहीं? अगर मुझ में आपने कोई अभद्रता देखी हो तो स्पष्ट कहिए, मैं अभी सुधार कर सकता हूं। उसके गर्वोच्चारित शब्द और वही गर्व उसके मुख पर सुधा के मन में क्षण भर को उसके प्रति कुछ विश्वास जगाना ही चाह रहे थे। पर उसने पुस्तकों में पढ़ा था, हर बार बाहरी रूप देखकर दुष्ट को पहचाना नहीं जा सकता। सन्यासी वेशधारी रावण, जासूसी कथाओं के कपटी सज्जन, ऐसे उदाहरणों की तो कमी नहीं। वो बोली, आप बुरा मत मानिए, अब तो आंधी बारिश थम गई है, तो मैं क्यों ना चली जाऊं? कहकर वो फिर थोड़ा आगे बढ़ी। गृहस्वामी घबरा उठे, नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस रात, इस आपदा में मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं? सुधा भय और विस्मय में भर्राई आवाज में बोल उठी, हे भगवान, तो फिर मैं क्या करूं? भयंकर क्रोध उमड़ने ही वाला था कि अचानक उसे स्मरण हो आया, ये यूरोप नहीं, ये भारत है। एक बंगाली युवती के लिए इस तूफानी रात में अनजान प्रदेश में नारी शून्य घर में एक अपरिचित युवक के साथ रहना निस्संदेह भयावह है। अपने अनुचित अभिमान पर उसे लज्जा हुई। स्वर कुछ करुण हो गया। तो ऐसा करते हैं, मैं आपके घर तार भेज देता हूं, वे आपकर आपको ले जाएंगे। पता बताइए। आंसुओं में डूबी सुधा मशीन सी बोल पड़ी, बिपिन बिहारी राय, शेरपुर। तार भेजकर लौटे तो देखा सुधा अब भी वहीं खड़ी फूट फूट कर रो रही है। उसका मन हुआ 2 भले शब्द कहकर इस संकटग्रस्त नारी को ढाढ़स दे, उसकी आंखों के अविरल स्रोत को थामे, पर एक अजीब सी अनभ्यस्त लज्जा आड़े आ गई और ये भय भी कि ये संदेहाकुल युवती उसे किस भाव से ग्रहण करेगी। कुछ देर असहाय खड़े रहकर वो बोले, चुप हो, संभव है भोर की 4 बजे वाली गाड़ी से शेरपुर से कोई न कोई पहुंच जाएगा। अब जब तूफान थम गया है तो आने में कोई बाधा नहीं होगी। इस बार सुधा ने कुछ कृतज्ञता भरी दृष्टि से अपने आश्रयदाता की ओर देखा। उसके सौम्य मुख और सहज करुण दृष्टि में अब उसे कुछ भरोसा सा उपजता जान पड़ा। वह धैर्य से पूछ बैठी, आप कौन हैं? युवक मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं एक भद्र कायस्थ का बेटा हूं। मेरा नाम है सुधीर चंद्र घोष। नाम सुनते ही सुधा का मुख हल्का सा लाल हो उठा। उसने क्षीण सा निश्वास छोड़कर मन में सोचा, दुनिया में एक ही नाम के कितने लोग होते हैं। थकी हुई सुधा इस अनजाने आश्रय में भय और आशंका भूलकर कब सो गई उसे स्वयं पता न चला।
पर एक अत्यंत हल्के स्पर्श से उसकी नींद टूट गई। आंख खोली तो जो दृश्य सामने था उस पर उसे पहले तो अपने नेत्रों और बुद्धि दोनों पर अविश्वास हुआ। क्षण भर जड़सी बैठी रही, पर अगले ही पल जब उस अविश्वसनीय को झुठलाने का कोई उपाय न बचा तो उसके भीतर भीषण क्रोध उमड़ पड़ा। उसका छोटा ललाट सिकुड़ गया और काली आंखें रक्तिम हो उठी। जैसे घायल नागिन फण फैलाकर खड़ी हो जाती है, वैसे ही उसने अपने भीगे बालों को झटके से चेहरे से हटाया और सीधे तनकर खड़ी हो गई। सुधीर कुछ सपकाकर एक पग पीछे हटा। सुधा ने अपने क्रोधाग्नि भरे नेत्रों की एक ही तीव्र दृष्टि बिजली की तरह उसके झुके मुख पर फेंकी और बिना एक शब्द बोले दृढ़ कदमों से द्वार की ओर बढ़ चली। द्वार खोलकर जब वो बाहर निकलने ही वाली थी, तभी गृहस्वामी की क्षणिक जड़ता टूटी। वो झपट कर आया, दोनों हाथों से द्वार रोक लिया और बहुत ही हल्की मुस्कान के साथ बोला, सुधा, कहाँ जा रही हो? सुधा की चमकती आंखों में तीव्र घृणा जल उठी। क्रोध से कांपते व्यंग्यपूर्ण स्वर में वह बोली, आप तो बड़े भद्र कायस्थ पुत्र हैं, है ना? गृहस्वामी उसके इस प्रचंड क्रोध को देखकर भी उसी तरह मृदु हंसी हंसता रहा और बोला, हाँ सुधा, मैंने अपना परिचय झूठा नहीं दिया था। जो कहा वही हूं मैं। घोष, बोस, मित्तर, इन्हीं कुलों का हूं। फिर उसी सहज भाव से बोला, इस घर के सब दरवाजे तुमने भीतर से बंद कर रखे थे, इसलिए बाथरूम का दरवाजा खोलकर ही आना पड़ा। क्या करता, तुम्हारी नींद टूटने तक मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सका। कहते कहते सुधीर ने हाथ बढ़ाकर सुधा का हाथ पकड़ लिया। सुधा। क्रोध से कांपती सुधा ने उसका हाथ झटक दिया और 2 कदम पीछे हटकर आक्रोश और पीड़ा में लगभग रोते हुए चिल्ला उठी, तुम इतने बड़े पापी हो। कहते कहते अपनी घोर असहाय अवस्था का विचार आते ही वो जोर जोर से रो पड़ी। अब वो स्वयं पर नियंत्रण ना रख सकी। स्थिति बिगड़ती देखकर सुधीर भी अब मजाक का नाटक बनाए ना रख सका। जेब से एक पत्र निकालकर उसने सुधा के हाथ में थमा दिया और हंसते हुए बोला, पहचान सकती हो यह किसका लिखा है? पिता की लिखावट पहचानते ही सुधा उत्सुकता से पत्र पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर गहरे रक्त वर्ण का हो गया। पत्र समाप्त होते ही वह और भी लज्जित होकर सिर झुका बैठी। पांव से सिर तक किसी अनजानी उत्तेजना में वो थर-थर कांप रही थी। भावावेग से ढीले पड़े हाथों से पत्र फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य उसका मूक दर्शक बड़ी प्यास भरी और कौतुकपूर्ण दृष्टि से देख रहा था। उसने पत्र उठाकर कहा, देखा, तुम्हारे पिता ने लिखा है, असीम आशीर्वाद सहित मेरे पुत्र सुधीर, आज दोपहर ही मुझे ज्ञात हुआ कि तुम मीरगंज में मार्बल रॉक के पास हो। मैंने सोचा था सुधा को स्वयं तुम्हारे पास ले जाकर सौंपूंगा। घर लौटा तो पता चला लड़कियां मार्बल रॉक देखने गई हैं। लगभग एक साथ विनोद और तुम्हारा तार आया, तभी जाना कि सुधा स्वयं तुम्हारे पास पहुंच गई है। ईश्वर की कृपा से ये मिलन निश्चय ही तुम्हारे अविच्छिन्न सुख का कारण होगा। विनोद ये पत्र लेकर जा रहा है, तुम दोनों उसके साथ एक बार यहां अवश्य आना। सुधा की बुआ भी तुम्हें साथ देखना चाहती हैं, नहीं तो हम स्वयं ही आ जाते। तुम्हारा आशीर्वाद दाता श्री कालीपद मित्र। सुधा अब भी कांपती खड़ी थी। शायद एक अक्षर भी उसके कानों में नहीं पड़ा था। वो अपने इतने बड़े सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। अचानक अर्ध अविश्वास में बुदबुदा उठी, अगर ये चिट्ठी बाबूजी की न हो तो। होठों पर ही वाक्य अटक गया। ये बहुत भयानक आरोप था जिसे सहसा किसी पर भी नहीं लगाया जा सकता। सुधीर खुलकर हंस पड़ा, वाह, ये तो बड़ा बुरा मजाक है सुधा। तुम तो शुरू से ही मुझे कोई बड़ा बदमाश समझ बैठी हो, और लगता है अब वो धारणा छूटे भी नहीं। वैसे कह भी सकती हो, क्योंकि पति पत्नी में पहचान को ज्यादा ही गहरी होनी चाहिए, है ना? क्या मैं इतने समय से तुम्हें मन में मेरी सुधा कह रहा था? उल्टा यही लग रहा था कि न जाने कौन सा नया इल्जाम आ टपका है। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन कहते कहते वो पास के कमरे में गया, मेज पर रखे राइटिंग केस से आधा लिखा पत्र उठाया और लौटकर सुधा के सामने फेंक दिया। मेरी लिखावट तो पहचानती हो? देखो तो सही, ये तुम्हारे पति की है या नहीं? सुधा ने जमीन से नजर उठाकर कांपती पलकों से उसके बढ़े हुए हाथ में पकड़े पत्र की ओर देखा। प्राणों के सुधा, ये तो वही परिचित प्रिय संबोधन था। हाय, ये कैसी विडंबना! क्या ये दोनों अपरिचित प्राणी ही एक दूसरे के जीवन साथी हैं? यही क्या एक दूसरे के एकमात्र प्राणप्रिय? लज्जा से लाल पड़े चेहरे पर सुधा के होठों में एक करुण हल्की सी मुस्कान उभर आई। नाटक नावेलों में भी ऐसे प्रेमियों की कल्पना नहीं मिलती। पर सुधीर यहीं संतुष्ट नहीं हुआ। आखिर वो भी एक एसडीओ था। उसने कल बंबई से रीडायरेक्ट हुआ पत्र अपने कोट की जेब से निकालकर सुधा की आंखों के सामने कर दिया। और ये भी देख लो। अब बताओ सुधा, ये चिट्ठी तो तुमने अपने पति सुधीर को ही लिखी होगी। किसी और जाली सुधीर को इसके मिलने का कोई मौका था क्या? क्यों, क्या कहती हो? एक क्षण के लिए सुधा का मन हुआ कि अपने ही लिखे इस पत्र को उसके हाथ से छीनकर कूट कूट कर फाड़ डाले। छी छी, कैसी लज्जा,
कैसा असहाय कलंक! जिस अपरिचित के प्रति रात भर उसके मन में बार बार घोर और निकृष्ट अविश्वास जाग उठा था, जिसे वो उस अविश्वास में अकथनीय अपमान तक देने से भी नहीं हिचकी, उसी के लिए ये पत्र कितना प्रेम, कितना मान अभिमान, कितना स्नेह और अनुराग संजोए हुए है, जिसे आंखों से देखकर पहचान सकने तक का कोई आधार उसके पास नहीं। उसके सामने उसने अपने हृदय का समस्त संचित धन इतनी सरल आस्था में कैसे उंडेल दिया? छी छी, इतनी मूर्ख लड़की कौन होगी? सुधीर की बातों से अभिमान में उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लज्जा से धमकते गालों पर ढुलक पड़े। उसे फिर रोते देख सुधीर स्नेहपूर्वक वे आंसू पोंछने बढ़ा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर हाथ पीछे खींच लिया और बोला, कहो सुधा, अब क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? सुधीर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सुधा उसके वक्ष से जा लगी और अब वो घोर सुख और टूटे हुए अभिमान के मिले जुले आवेग में ऐसे फूट फूट कर रो पड़ी कि उसके भी आंदोलित हृदय का भार बाहर उमड़ आया। उसी समय खिड़की के पास से उषा देवी भी मानो उसी की तरह राग रक्तिम मुख लेकर झांक रही थीं। भोर की हवा पेड़ पौधों से पिछली वर्षा की बूंदें हिलाकर एक एक कर गिरा रही थी, मानो उसकी ही गहन प्रसन्नता के आंसू धरती पर टपक रहे हों। बाहर से विनोद की आवाज आई, ओ सुधीर, सुधा जाग गई क्या? उफ, उसके लिए तो बहुत चिंता हो रही थी। जरा उसे बुला दो, एक बार देख लूं, यही हमारी सच्ची सुधा है ना? सुधा ने सिर उठाया ही था कि सुधीर ने उसका एक हाथ थाम लिया और हंसते हुए पुकारा, विनोदा, तुम्हारी सुधा तो सारी रात मुझसे लड़ती रही, कहती थी मैं बदमाश हूं, जालसाज हूं, ये सारे खतपत्र जाली हैं, और अब तुम भी आकर अपनी एग्जिबिट पहचानना चाहते हो। लगता है तुम सब जांच जांच के डिटेक्टिव हो। चलो अब आकर मुझे इस भयानक क्रिमिनल चार्ज से बचाओ। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।